हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंप्रीहेंशंस। ठीक है, कंप्रीहेंशंस में हम जानेंगे कि पैसेज राइटिंग क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्रीहेंशन मीन अ कंप्लीट एंड थॉरो अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कंप्रीहेंशन का मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग। आप किसी चीज़ को अच्छे से समझ लेते हो तो वो आपका कंप्रीहेंशन कहलाता है। It gives a perfection to the student to grasp the meaning of the passage. In the passage, there is a variety of exercise like completion of incomplete sentences, fill in the blanks, short answer type questions, etc. ठीक है बच्चों, अगर आप किसी चीज़ को समझ लेते हो, किसी पैसेज को अच्छे से समझ लेते हो, तो आप उसके दिए गए एक्सरसाइज को भी अच्छे से ईजिली कर पाते हो। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं, क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, तो आप पैसेज को अच्छे से समझ के उनके आंसर ईजिली कर पाते हो। Keep the following point in mind while attempting question of comprehension. ठीक है, जब आप comprehension के questions को attempt कर रहे होते हो तो आपको ये point जो है वो अपने mind में रखना ज़रूरी है। Read the passage twice to understand the theme and central idea in the passage. After reading the passage, answer the questions based on the passage. Do not give the answer out of the passage. Go through the questions and then answer them. Answers should be written in your own words. Do not give any comment or opinion on the passages. Answers should be clear, brief and up to the mark. Avoid the unnecessary details. Use the same tense in answering questions in which they are asked. Recheck your answers, correcting spellings and ग्रामेटिकल एरर्स। ठीक है बच्चों, आपको अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, फिर उसका आंसर करना है। आपको आंसर जो है अपने खुद के वर्ड्स में करना है। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका आंसर पैसेज में से ही होना चाहिए, उसके बाहर से कुछ भी नहीं होना चाहिए, और ना ही आपको उसमें अपने ओपिनियन देने हैं। ठीक है, मतलब जितना आपको पैसेज में प्रोवाइड किया गया है इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन के ही अकॉर्डिंग अपने आंसर देने हैं। जब आप अपना आंसर दे देते हो, अपना आंसर आप लिख लेते हो, तो आपको उसको रीचेक करना ज़रूरी है कि आपने कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं की। फर्स्ट पैसेज है आपका द हिप्पोपोटामस। द नेम ऑफ हिप्पोपोटामस मीन्स रिवर हॉर्स। द हिप्पोज, शॉर्ट फॉर हिप्पोपोटामस, वॉक्स अबाउट एट द बॉटम ऑफ अ रिवर और पूल एंड ईट वाटर प्लांट्स. Although it looked clumsy and weigh as much as 4 tons, it swims easily. It often floats at the surface and you can see a pair of small ears, rounded eyes and raised nostril. When it lifts its head out of the water and roars, you will see a huge red mouth with large teeth. You will see tusk in the lower jaw. ये पैसेज जो है बच्चों, ये किसके बारे में? हिप्पोपोटामस के बारे में, जिन्हें रिवर हॉर्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब हिप्पोपोटामस बहुत बड़ा नाम है तो उसको शॉर्ट में आपके लिए इजी करके बोला गया है हिप्पो। ठीक है, ये कहाँ रहते हैं? रिवर्स में रहते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स में रहते हैं, और इनका बॉडी जो होती है इतनी ह्यूज होती है, इतनी हैवी होती है कि ये 4 टन तक की होती है, और इनकी आइज़ जो होती है वो राउंड होती है, इनकी ईयर्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, और ये जब अपना मुंह बाहर निकालते हैं तो आप देखते हो जब ये रोर करते हैं तो इनके मुंह में क्या होते हैं? बड़े बड़े दांत होते हैं। When excited or in pain, the hippos is covered with drop of a reddish fluid, so it is believed that it sweats blood. However, the blood form no part of his reddish sweat. ठीक है, जब ये एक्साइटेड होते हैं या पेन में होते हैं तो ये अपनी बॉडी से एक रेड कलर का स्वेट निकालते हैं, जैसे हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, इनकी बॉडी से एक रेड कलर का फ्लूइड निकलता है। लोग कहते हैं कि अपनी बॉडी से ब्लड निकाल रहे हैं, लेकिन वो ब्लड नहीं होता, वो एक रेड कलर का एक फ्लूइड होता है जो उनका पसीना कहलाता है। हिप्पोज आर वेजिटेरियन. दे ऑफन ट्रेवल 8 or 9 miles in search of pasture. They sometimes cause great damage to crop. Baby hippos are born in water. They can swim before they can walk. A baby hippo weighs about 50 pounds at birth. ठीक है, अब जो हिप्पोज होते हैं वो वेजिटेरियंस होते हैं। ठीक है, वो नॉनवेज नहीं खाते, वो वेजिटेरियंस होते हैं, तो वो हमारी फसलें या जितने भी हमारा जो घास फूस होता है, पत्ते वत्ते, वो खाते हैं। तो ये चढ़ते चढ़ते इतना दूर चले जाते हैं कि कभी कभी जो किसानों की फसलें होते हैं ना, वो भी ये खराब कर देते हैं। ठीक है बच्चे, जो बेबी हिप्पोज होते हैं वो वाटर में बॉर्न होते हैं, इसलिए वो चलने से पहले तैरना सीख जाते हैं, और उनका वेट जो होता है वो 50 पाउंड तक होता है। ठीक है, तो बच्चों ये पैसेज था किसके बारे में? हिप्पोज के बारे में। अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है, जैसे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन.
वेयर डू हिप्पोज लिव, हिप्पो कहाँ रहते हैं? तो आपको इसका आंसर पैसेज के फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट सेंटेंस में दिख रहा है कि हिप्पोज कहाँ रहते हैं? वाटर, रिवर, पूल में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको इसका आंसर यहाँ पे लिखना है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस के भी आंसर आपको खुद से करने हैं। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज की तरफ। एम्परर अशोका। अशोका रूल्ड ओवर इंडिया अबाउट 2000 ईयर अगो। ही वॉज अ ब्रेव किंग. He had led over in a huge kingdom. He inherited the whole kingdom beside Kalinga. He wanted to conquer it. The war started. Thousands of innocent people were killed and wounded in the battle. Many young women became widows and many children orphaned. The battle changed Ashoka's heart. He was grieved much. The bloodshed in the battle turned his mind up. He took a vow not to fight anymore. He became a follower of Lord Buddha and even gave up hunting. He won the heart of people through love and affection. ठीक है, अब अशोका सम्राट जो थे, अशोका सम्राट का नाम आप सबने सुना होगा। उन्होंने 2000 साल पहले हमारी कंट्री पे राज किया था। उन्होंने ऑलमोस्ट सारे राज्यों को जीता था एक्सेप्ट कलिंगा, मतलब कलिंगा को वो जीतना चाहते थे। कलिंगा राज्य था, उसको वो जीतना चाहते थे। तो उन्होंने उस पर क्या की, एक बार चढ़ाई भी कर दी, क्योंकि वो उसे जीतना चाहते थे। और उसको जीतने के लिए उस टाइम पे क्या होता था, आपको उस राज्य के राजा से लड़ना पड़ता था। तो अपने बहुत सारे सैनिक लेकर के उस राजा से लड़ाई करने के लिए चले गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं, बहुत सारे घायल हो गए हैं, उस बैटल से उनका हृदय परिवर्तन हुआ। वो हिंसावादी से अहिंसावादी बन गए। उन्होंने लॉर्ड बुद्धा को फॉलो किया। ठीक है, और अपने शब्दों से लोगों का भी हृदय परिवर्तन किया। Ashoka did his best to lead the people toward the path of dharma. His thoughts about religion or dharma were very wide. Among the long queues of famous kings, Ashoka is the only star which will shine forever. अब अशोका ने अपनी तरह बाकी लोगों का भी हृदय परिवर्तन किया, उन्हें धर्म की राह पर चलना सिखाया। इसी वजह से उनका जो नाम है वो हमारे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है। तो ये आपका पैसेज था किसके ऊपर? सम्राट अशोका के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हेन डिड अशोका रूल्ड ओवर इंडिया? ठीक है, अब इसका आंसर आपको पैसेज के फर्स्ट सेंटेंस में मिल जाएगा। अशोका रूल्ड ओवर इंडिया अबाउट 2000 ईयर अगो। ठीक है, ये इसका आंसर है। ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस के आंसर खुद से करना है। अब हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप वॉज अनहैप्पी एट द फॉल ऑफ चित्तौड़. He thought over his luck. He felt much distressed. He said, if I would have been my grandmother's son and not his grandson, Chittor would never have been conquered by the Mughal emperors. ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है महाराणा प्रताप जो थे वो चित्तौड़ की हार की वजह से बहुत ही दुखी थे। वो ये कहते हैं कि अगर मैं अपनी दादी का पोता ना होता, उनका बेटा होता, तो मैं मुग़ल साम्राज्य को चित्तौड़ कभी भी हड़पने नहीं देता। सो महाराणा टुक अ वो until चित्तौड़ was recovered. He would suffer a hard life. He would never use utensils made of gold and silver for meals. He spent his time to eat the leaves of trees. His cot would be of straws and he would not shave his beard. He told his people that nobody would plug the field and no crop should be grown in his kingdom. तो जब तक उन्होंने चित्तौड़ जीत नहीं लिया, उन्होंने ये शपथ ली कि मैं चांदी और सोने के बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा, मैं अपनी शेव नहीं करूंगा, अपनी शेविंग नहीं करूंगा, मतलब अपनी बियर्ड को शेव नहीं करूंगा, मैं घास पत्ते खाऊंगा, मैं चारपाई में सोऊंगा, मैं अपने बेड पे नहीं सोऊंगा। और उन्होंने अपने राज्य के लोगों से भी अपील की कि जब तक हम चित्तौड़ जीत नहीं जाते, आप में से कोई भी खेती नहीं करेगा। He performed the greatest bravery in the Battle of Haldi Ghati. He began to prepare for the restoration of Chittor with an army of 22,000 Rajputs. He valiantly fought against the large army of the Mughal Emperor. Akbar made himself immortal. Even today his name is remembered with great respect and honor. We can never forget his indomitable spirit and sacrifice.
अब उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी वीरता का सबूत दिया, ठीक है। उनके कितने सैनिक थे? उनके 20,000 सैनिक थे और वहाँ पे उनके सामने जो थी वो मुग़ल राज्य की बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन फिर भी वो बहादुरी से लड़े और अपने आप को वीर, मतलब उन्होंने अपने आप को अमर घोषित कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो उनका भी नाम जो है सम्राट अशोक की तरह हमारे इतिहास के पन्नों में सुनहरे शब्दों से लिखा जाता है, इसीलिए उनको उनकी वीरता और बलिदान के लिए आज तक जाना जाता है, ठीक है। तो ये पैसेज था महाराणा प्रताप के ऊपर। अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपको मैं बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वो डिड महाराणा प्रताप टेक? उन्होंने क्या शपथ ली थी? उन्होंने ये शपथ ली थी कि until चित्तौड़ was recovered he would suffer a hard life, he would never use utensil made of gold and silver for meal, he spent his time to eat the leaves of trees, his coat would be of straws and he would not shave his beard, he told his people that nobody would pluck the field and no crops should be grown in his kingdom, ठीक है। ये उनकी शपथ थी। ऐसी आपको बाकी के क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको खुद से देने हैं। अब हमारा फोर्थ पैसेज जो कि है द अर्ली राइजर्स। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज दैट वन कैन स्टार्ट वंस वर्क लॉन्ग बिफोर अदर्स। द अर्ली राइजर हैज डन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क बिफोर अदर men have got out of bed. In the early morning, the mind is fresh and no sounds or noise disturb our attention. The work done at that time is generally well done. Also, one finds time to take some exercise in the fresh air in the morning. Exercise supplies him with a good deal of energy that enable him to work thoroughly. He need not to hurry over any part of his work. He gets to sleep long before midnight. At that time, sleep is most refreshing. After a sound rest at night, he rises early in the morning in good health for a new day. ठीक है बच्चों, ये पैसेज है अर्ली राइजर के बारे में, मतलब जो सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जल्दी उठने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आप जल्दी उठते हो तो आप क्या है, आप टाइम से सारे काम निपटा लेते हो, आप एक्सरसाइज कर लेते हो जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। उसमें आप उस टाइम पे अगर आप कुछ भी पढ़ते हो तो वो क्या होता है, वो आपको जल्दी आपको समझ में भी आता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोई भी नॉइज़ नहीं होती, तो वो आपके अटेंशन को भंग नहीं करती, आप इजीली चीज़ों को समझ सकते हो। फिर आप जैसे आप स्कूल जा रहे हो तो आप अपना बैग लगा सकते हो, आप जल्दी से नहा सकते हो, ठीक है। आप टाइमली अपने शूज़ पॉलिश कर सकते हो, अपनी शर्ट प्रेस कर सकते हो, या आप टाइमली ब्रेकफास्ट कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू दोज जो लेट उठते हैं, ठीक है। लेट उठने वाला क्या होगा, वो उसके काम जो होते हैं लेट शुरू होंगे, वो लेट फ्रेश होगा, वो लेट नहाएगा, ठीक है। तो जल्दी उठने के ये सब फ़ायदे होते हैं, लेकिन जल्दी उठने के लिए हमें जल्दी सोना भी चाहिए, हमें टाइम से रात को बेड पे घुस जाना चाहिए या हमें टाइम से सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम टाइम से सोएंगे तो हमें अच्छी नींद मिलेगी और हम अच्छी नींद लेंगे तो हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे और हमें अच्छी एनर्जी मिलेगी हमारे कामों को करने के लिए, ठीक है। तो ये पैसेज था अर्ली राइजर के ऊपर। तो बच्चों हमें भी सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग एज पर द राइटर। राइटर के हिसाब से जल्दी उठने का क्या एडवांटेज है। आप जल्दी उठते हो तो आप अपने काम जो होते हैं वो जल्दी शुरू कर सकते हो। इसका आंसर है द अर्ली राइजर हैज़ डन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क बिफोर अदर मैन हैव गॉट आउट ऑफ बेड, ठीक है। अब ऐसी बाकी क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर आपको खुद से देने हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज की तरफ जो कि है दिवाली। दिवाली इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज़। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ कार्तिक अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। द हिंदूज सेलिब्रेट्स दिस फेस्टिवल इन द मेमोरी ऑफ श्री रामचंद्र, द किंग ऑफ अयोध्या। ऑन दिस डे श्री राम रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर डिफीटिंग रावणा, द किंग ऑफ लंका, ठीक है। दिवाली जो है वो हमारे हिंदुओं का क्या है, एक फेमस फेस्टिवल है। दिवाली कब मनाई जाती है, अक्टूबर या नवंबर के मंथ में मनाई जाती है, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन जो भगवान श्री राम थे वो अयोध्या वापस आए थे श्रीलंका के जो रावण था उसको हरा करके, ठीक है। आई सेलिब्रेटेड दिवाली विद ग्रेट
pomp and show. A few days before the festival, I whitewashed my house and painted the doors and the windows. On this sacred day, I decorated my house with pictures and buntings. On the day of Diwali, I went to the market which was full of customers. I bought candles, toys and sweets. Then I returned home. At night, I decorated the house with rows of lighted candles. At 8 a.m. we worshipped Lakshmi, the goddess of wealth. Then we ate sweets and kheer. I greatly enjoyed this फेस्टिवल ऑफ लाइट. ठीक है, अब यहाँ पर राइटर जो है वो बता रहा है, एक बच्चा है वो बता रहा है कि मैं दिवाली कैसे एंजॉय करता हूँ. मैं दिवाली वाले दिन, जब दिवाली आने वाली होती है तो दिवाली से पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों को वाइट वॉश करते हैं, विंडोज़ और डोर्स को क्या करते हैं, पेंट करवाते हैं. फिर हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, बहुत सारे डेकोरेशन का सामान लाते हैं ना, ताकि हम घर में अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगाएं, अच्छे अच्छे स्टैचूज़, अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हम लोग उसमें लगाएं. ठीक है, अपने घर को और सुंदर बनाने के लिए. और दिवाली वाले दिन क्या करते हैं, दिवाली वाले दिन हम मार्केट जाकर स्वीट्स लेके आते हैं, ताकि हम जब भगवान की पूजा करें तो उससे पहले हम भगवान को स्वीट और खीर चढ़ाएं और उसके बाद हम उसको एज अ प्रसाद खाएं. ठीक है, फिर हम दिवाली वाले दिन क्या करते हैं, लाइट से अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं, ताकि हमारा घर जो है वो ब्राइट और लाइटफुल लगे. ठीक है, तो ये पैसेज था किसके ऊपर, दिवाली के ऊपर. अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हेन इज़ दिवाली सेलिब्रेटेड. ठीक है, इसका आंसर आपको पैसेज के फर्स्ट सेंटेंस में ही दिया गया है. इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ कार्तिक अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर. हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो आपका कार्तिक का महीना होता है उसमें दिवाली पड़ती है. ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको खुद से करने हैं. अब हम आते हैं हमारे पोम की तरफ जिसका नाम है द मून. द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल. She shines on thieves on the garden wall, on streets and fields and harbor quays, and birdies asleep in the forks of the trees, the squalling cats and the squeaking mouse, the howling dogs by the door of the house, the bat that lies in the bed at noon, all love to be out by the light of the moon. But all of the things that belongs to the day cuddle to sleep to be out of her way, and flowers and children closes their eyes till up in the morning the sun shall arise. ठीक है, यहाँ पे बताया जब मून आता है तो क्या होता है, मून कैसा होता है, राउंड होता है. तो इसको बताया गया कि वो एक क्लॉक की तरह दिख रहा है जो कि एक हॉल में टंगी होती है और वो वहाँ से देख रही होती है कि कैसे थीव्स आ रहे हैं, वो गार्डन की वॉल को फांद के आ रहे हैं, क्योंकि थीव्स कब आते हैं, नाइट में ही चोरी करने आते हैं, दिन में तो नहीं आते. तो यही बताया गया है कि थीव्स जो है वो नाइट में चोरी करने आ रहे हैं, मून ये सब देख रहा है. ठीक है, स्ट्रीट जो है वो बिल्कुल खाली हो गई हैं. ठीक है, बर्ड्स जो है वो सोने के लिए चले गए हैं, कहाँ पे, ट्रीज़ में, अपने अपने नेस्ट में सोने के लिए चले गए हैं. अब यहाँ पे क्या है, कैट्स जो है वो किसके पीछे भाग रही हैं, माउस के पीछे भाग रही है. जो डॉग्स हैं वो हाउल कर रहे हैं, जो कहाँ बैठे हुए हैं, हाउस के बाहर बैठे हैं, वो हाउस के बाहर बैठे बैठे हाउल कर रहे हैं. ठीक है, बैट्स जो होते हैं जो दिन में सोते हैं वो रात को जाग रहे हैं. ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे जितनी भी डेज़ की बिलोंगिंग होती है, मतलब जो दिन में हम लोग काम करते हैं वो रात को वो सब क्या हो जाती है, शांत हो जाती है. दिन में बसेस चलती हैं, कार चलती हैं. ठीक है, रोड पे इतना शोर होता है, लेकिन रात के टाइम क्या है वो सब शांत हो गए हैं. ठीक है, अब बच्चे भी जो है वो सो रहे हैं. वो कब उठेंगे, जब मॉर्निंग में सन शाइन करेगा तो सन के साथ वो भी उड़ जाएंगे. ठीक है, तो ये पोम थी किसके बारे में, मून के बारे में. अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है कि व्हाट इज़ द पोएम अबाउट. पोएम किसके बारे में है, पोएम इज़ अबाउट मून. ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हैं बच्चों, उसके आंसर्स आपको खुद से करने हैं. हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट पैसेज की तरफ. टू क्लाइम द एवरेस्ट. When Hillary and Norgay climbed to the top of Everest, they wore oxygen cylinders. Because Everest is so high, it just into the upper reach of the Earth's atmosphere, where there are much lower concentration of oxygen than a sea level. What that means to folk trekking up the side of Everest is that their bodies get less oxygen from each breath they breathe while climbing, but their brain and muscles require the same amount of oxygen to perform as they would do at sea level. That makes it especially tough to climb Everest. Try to imagine what it feels like to climb up a mountain with very little oxygen
in your body। बच्चों इस पैसेज में बताया गया है कि जो हिलेरी और नॉर्गे थे इन्होंने माउंट एवरेस्ट के टॉप तक चढ़ाई की थी। किसके साथ? सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। क्यों? क्योंकि जब आप हाइट पे चढ़ते जाते हो ना तो ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कम होता जाता है, क्योंकि आप अर्थ से दूर जा रहे होते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं, तो आपका ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जाता है। तो उस केस में आपको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी में अगर हमारे माइंड को, हमारे हार्ट को, हमारी मसल्स को अच्छे से काम करना है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। You get dizzy, your nose, fingers and feet get numb and tingly. Your heart thunder in your chest, trying furiously to keep up with the muscle demand for oxygen. You feel sleepy, confused, downright stupid as your brain struggle to function on limited oxygen. Every step you take is extremely slow and plodding, requiring every ounce of will you have. Hilaire and Norgay had extra oxygen to help them make the trip, but there have been a few people who have made the trip since then, who did it without the aid of oxygen, taking the step about every 5 minutes. About 4,000 climbers have attempted the summit of Everest, but only 660 have made it. 142 people have died trying। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपका जो दिमाग होता है वो स्ट्रगल करता है, वो कभी कंफ्यूज होता है, कभी आप ड्रीजीनेस सी फील कर रहे होते हैं, कभी आप बेहोश हो रहे होते हो, क्योंकि आपकी ब्रेन में उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती। आपका हार्ट जो होता है बहुत तेज़ की पंप कर रहा होता है, क्योंकि आपकी सांस चढ़ रही होती है। कब? जब आप हाइट चढ़ रहे होते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, आप चढ़ते जाते हो तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद आपकी सांस फूलने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका जो हार्ट है वो बहुत तेज़ पंप कर रहा होता है। जब वो तेज़ पंप कर रहा होता है तो उसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए आपको थकान महसूस होती है जब आप चढ़ाई चढ़ रहे होते हो। तो इसीलिए नॉर्गे एंड जो हिलेरी थे उन्होंने अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ था, ताकि उनको जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो वो ऑक्सीजन मास्क अपने मुंह पे लगा के ऑक्सीजन ले ले। ठीक है, अब बताया गया है कि 4,000 क्लाइंबर्स कहाँ चढ़े थे? एवरेस्ट की चोटी पे चढ़े थे। उन्होंने अटेम्प्ट किया था, चढ़े नहीं थे, टॉप पे नहीं पहुँचे थे, उन्होंने चढ़ने की कोशिश की थी, जिसमें से बताया गया है कि 4,000 लोगों में से 660 लोगों ने उसको पूरा कर सके। ठीक है, बाकी के 140 लोग जो थे वो इसे ट्राई करते हुए मारे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो ये पैसेज था आपका एवरेस्ट के ऊपर। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, व्हाट डिड हिलेरी एंड नॉर्गे वियर व्हाइल क्लाइंबिंग एवरेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पैसेज के फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है। व्हेन हिलेरी एंड नॉर्गे क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द एवरेस्ट दे वोर ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ठीक है, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहने थे। कब पहने थे? जब वो एवरेस्ट चढ़ रहे थे। तो बच्चों आई होप आपको पैसेज राइटिंग का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज दी गई है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।